शोर यूं ही न परिंदों ने मचाया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। पेड़ के काटने वालों को यह मालूम तो होगा, जिस्म जल जाएंगे पर सर पे न साया होगा। कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में, जो उर्दू और हिंदी के एक प्रगतिवादी शायर हैं, उन्होंने आज पर्यावरण और आधुनिकता के बीच अंतर संबंधों को अपनी दो लाइनों में इतना बखूबी समझाया। लेकिन शायद हर उस आम आदमी को यह बात समझ में आ रही है, लेकिन हैदराबाद यानी अब का तेलंगाना, तेलंगाना में 400 एकड़ के जंगल को निस्तानाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध तेलंगाना रेवंत रेड्डी की सरकार को यह सब कुछ नहीं समझ में आया। उन्होंने 200 से ज्यादा इक्विपमेंट्स यानी जेसीबी और बुलडोजर लेकर पूरी सरकारी मशीनरी के साथ उस 400 एकड़ के जंगल को तबाह करने के लिए, पेड़ों को क्षतिग्रस्त करने के लिए और उस जंगल से प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी को वहां से हटाने के लिए अपनी पूरी सरकार की मशीनरी ताकत झोंक दी। और क्यों, आज के वीडियो में पूरी बात करेंगे। रेवंत रेड्डी उस 400 एकड़ की जंगली जमीन को, जो हरी भरी जमीन है, जो शायद तेलंगाना के लिए बहुत आवश्यक है, तेलंगाना के अपने जन जीवन को स्थापित करते रहने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन रेवंत रेड्डी की सरकार को अर्न करना है, धन जुटाना है। और धन इसलिए जुटाना है कि उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए वहां की जनता से तमाम रेवड़ी बांटने के वायदे किए हैं। अब वो आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं और उस 400 एकड़ के जंगल पर उसकी जमीन को खाली कराकर बहुमंजिला इमारतें बनाकर उसको आधुनिक युग में डेवलपमेंट का नाम देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर सभी मशीनरी के पहुंचने के पश्चात वहां के पशु पक्षियों ने, वहां के जीव जंतुओं ने, वहां के मोरों ने, वहां के हिरणों ने भागना शुरू किया, भयावह करुण रुदन की आवाज आई। इतनी भयंकर, इतनी करुणादयी आवाज थी कि आसपास 100-100 किलोमीटर तक लोग सिहर उठे। हैदराबाद की विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन पर उतर आए। आज के हालात ऐसे हैं कि तेलंगाना सरकार और हैदराबाद विश्वविद्यालय एकदम आमने सामने है। मामला है 400 एकड़ हरी भरी जमीन का, हरे भरे जंगल का, और ठीक तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सामने है। ये जंगल का नाम है कांचागाची बोवली। कांचागाची बोवली का यह हरा भरा जंगल हैदराबाद में हुआ करता था जब तेलंगाना नहीं बना था। उससे पहले इस मामले को समझने के लिए सन 1975 में जाना पड़ेगा। सन 1975 में हैदराबाद सरकार ने इस 2324 एकड़ जमीन को, यानी 2324 एकड़ जमीन को सन 1975 में आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस जमीन को एकेडमिक रिसर्च और एनवायरमेंट रिसर्च के लिए दान दिया था हैदराबाद विश्वविद्यालय को। उसके बाद इस जमीन का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के बाद तेलंगाना राज्य अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य बन गया। स्वतंत्र राज्य बनने के बाद तेलंगाना सरकार इस जमीन पर, ये जो जिस विवादित जमीन की बात हो रही है 400 एकड़ जंगल के विषय में, तेलंगाना सरकार अपनी तरफ से दावा करती रही कि इस पर हमारा आधिपत्य है, और हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक बात कहती रही कि ये हमारे विश्वविद्यालय का हिस्सा है। आज वहां के आदिवासी, जनजाति और आम नागरिक जो मध्यम वर्गीय हैं, निम्न मध्यम वर्गीय हैं, वो लोग और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र तेलंगाना सरकार के सामने खड़े हैं। उनका यह कहना है कि इस जंगल को इकोलॉजी और इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज को बचाएगा, इस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एग्जिस्टेंस को बचाएगी ये जमीन। लेकिन शायद ये बात सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। अमीर लोग तो हर समय वातावरण को अपने हिसाब से अनुकूलित कर लेते हैं, क्योंकि वो एसी में रहते हैं। एसी मतलब एयर कंडीशन, वातानुकूलित। वो जाड़े में गर्म और गर्म में जाड़े की व्यवस्थाएं कर लेते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्लाइमेट को बचाने के लिए उन्हीं लोगों पर जिम्मेदारियां हैं जो 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते हैं। एयर कंडीशन मकान से गाड़ी और गाड़ी से मकान। बैठ करके जो चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं में बड़ी बड़ी बिजनेसेस डीलें होती हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर कोई उपाय नहीं हो रहा है। तथाकथित विकासवाद और पर्यावरणीय समस्या पर तमाम बड़े लंबे चौड़े लेख लिखे जाते हैं, तमाम लंबे चौड़े बजट आवंटित होते हैं, लेकिन फिलहाल ये दशा सुधरती हुई नहीं दिख रही है। ग्लोबल अर्बन एलाइट लोगों पर इस देश की पर्यावरण को सुधारने की जो जिम्मेदारी है, ये बेहद वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगर बात करें तो जहां पर औद्योगिकीकरण नहीं हुआ है, वहां तो सिर्फ रोजगार का संकट है, लेकिन जहां
औद्योगिकीकरण हो गया है, वहाँ तो जनजीवन का संकट है। लोगों के अपने जीवन का संकट है कि जब लोग जिएँगे तभी ना रोज़गार करेंगे। अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो सन 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने नॉर्वे के पीएम हार्लेम बटलैंड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था और बाकायदा सन 1987 में इस आयोग की रिपोर्ट आई थी कि आज के बाद हम आज से उपस्थित सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भविष्य में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए करेंगे। लेकिन इन अंग्रेजों ने, इन पश्चिमी देशों ने तो अपने समय में खूब जमकर विज्ञान का प्रयोग कर लिया, साइंस का खूब जम करके प्रयोग कर लिया और खूब कस के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे तमाम शब्दों की धज्जियां उड़ाते हुए डेवलपमेंट करके गगनचुंबी इमारतें और विज्ञान के नाम पर खूब तरक्की कर ली। लेकिन आज हिंदुस्तान इस भयावह स्थिति की मार झेल रहा है। आज शेर अपने जंगल यानी घर से बाहर निकलकर गन्ने के खेतों में रहने को मजबूर है। हिरन सुरक्षित नहीं है, मयूर सुरक्षित नहीं है, सांप सुरक्षित नहीं है। यानी अगर इसी 400 एकड़ जंगल की बात किया जाए तो इसमें 237 तरह की प्रजातियों के पक्षी पाए जा रहे हैं, जिसमें से तमाम तरह की प्रजातियां अब पूरी दुनिया में विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। 15 स्तनधारी जीव इस 400 एकड़ के जंगल में बताए जा रहे हैं, जिनमें से तमाम विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। आज अगर पशु पक्षियों की प्रजातियों की बात करें तो ये दुनिया तलाशती जा रही है, लेकिन वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तमाम तरह के पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में आंदोलन करने वाले 53 छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार इस जमीन पर एक आईटी पार्क बनाने को अड़ी हुई है। इस जैव विविधता वाले इस जगह पर जिस तरह से सरकार ने कब्जा करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर, पैसा कमाने के नाम पर इस पूरे एनवायरनमेंट की बर्बादी की है, निश्चित रूप से मौत के मुंह में ढकेलने वाली स्थिति है। आज अगर आप देखें तो तमाम हरे भरे जोन कंक्रीट के जंगल में परिवर्तित हो चुके हैं। पर्यावरण के नाम पर तमाम साई धन की उगाही तो होती है, लेकिन इन बहुमंजिला इमारतों ने तमाम तरह के अच्छे पर्यावरण को निगल लिया है और इन्हीं बहुमंजिला इमारतों के भीतर गहरी शून्यता है, मानवता का नाम नहीं है। लोग एकात्मक होते जा रहे हैं, लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। जब लोग जंगलों में पेड़ के नीचे खाट बिछाकर बैठते थे, तब किसी को ना कोई डिप्रेशन होता था, ना किसी को एंजाइटी फील होती थी। लोग खुलकर एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन अब ना पेड़ हैं, ना बैठने वाले लोग हैं। आज देश की इस दिशा पर, इस दशा पर हर चिंतक को चिंतन करने की आवश्यकता है। शायद रेवंत रेड्डी को यह नहीं दिखेगा, लेकिन रेवंत रेड्डी के आका कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी को जरूर देखना चाहिए। कुछ राजनीति के जानकार लोग यह भी मान रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट भी राहुल गांधी की तरफ से भी गौतम अडानी को मिलने वाला है। हालांकि राहुल गांधी दिन रात गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को गालियां देते रहते हैं, लेकिन अब क्या देखने वाली बात होगी, क्या आंध्र प्रदेश में जब उनकी ही सरकार गौतम अडानी के हाथ एक बड़ा आईटी पार्क डेवलप करने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट देगी, क्या तब राहुल गांधी इस विषय पर कुछ बात कर पाएंगे? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा था कि तुम अगर पेड़ काटोगे तो धूप कौन देगा, छांव कहां से मिलेगी तुम्हें, और हवा कौन देगा। लेकिन शायद यह बात आज के युग में जी रहे लोगों को, नेताओं को, पैसे के हवसी नेताओं को शायद कुछ समझ में आए, ताकि मानव का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आज के वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो अपनों को जरूर शेयर करें और मेरे चैनल द रियल टॉक शो को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।